हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उनको आगे बढ़ाएंगे। और आज हम बात करने वाले हैं संविधान के भाग 5 में, जिसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक जो व्यवस्था है वो की हुई है। हम सारे जो आर्टिकल्स है उनको एक साथ ना पढ़ के हम थोड़ा थोड़ा करके उसको डिवाइडेड करके पढ़ेंगे। जैसे पहले जो आर्टिकल 52 है वहां से लेके जो 62 है वहां तक पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें जो राष्ट्रपति है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन राष्ट्रपति की जो चर्चा है और अन्य आर्टिकल्स में भी की गई है, जिसमें उनकी जो शक्तियां हैं, जिसके अंदर विधायी शक्तियां हैं और एक्सेट्रा जो भी है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो हम आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। उसके बाद में जैसे मुझे लगेगा कि जैसे ये आर्टिकल्स ये कंप्लीट हो गए और उनमें जो राष्ट्रपति का जो जितना पर्सपेक्टिव है वो आ गया है, तो उसके बाद में मैं राष्ट्रपति को एक जो स्लेब है या एक वीडियो बनाकर उसके अंदर पूरा कंसिडर्ड जो हिस्ट्री से लेके मतलब 1950 से लेके और वर्तमान संदर्भ तक हम लोग क्या करेंगे उसको अटैच कर देंगे यहाँ पर। तो इससे क्या है कि कोई चीजें बाद में बियॉन्ड इससे जाएगी नहीं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन बात कर लेते हैं एक बार सबसे पहले जो हमारी एकेडमी है इसके संदर्भ में कि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। आप पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसके बाद में सब प्रैक्टिस करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि किसी भी एकेडमी का या PYQ है, किसी बोर्ड से रिलेवेंट है, या जो भी एक जो टेक्स्ट बुक होती है कहीं से भी आप जो टेस्ट लगाते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आप 10, 15, 20 टेस्ट लगा के चले जाते हैं। आपको क्या करना है कि जब तक आपका वो जो सिलेबस पढ़ा है उसका मल्टी टाइम रिविजन नहीं हुआ है और उसके बाद में आपके जो प्रैक्टिस जो है वो इतने शानदार तरीके से नहीं हो कि आपके कुछ डाउट है वो बहुत कम रह जाए, और डाउट ना रहे तो वो जो दायरा है वहां तक आपको पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्योंकि टेस्ट न लगाएंगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। हमारा जो माइंड है, जो ब्रेन है, उसका सिस्टम ही वही है। जब हम एग्जाम देते हैं तो जब घर पे एग्जाम देते हैं या फिर कहीं पर जो मेन एग्जाम नहीं देते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जो हमारा माइंड है वो इतना जो प्रेशराइज है वो लेता नहीं है उसको, और जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ अलग होता है और एग्जाम के अंदर अलग होता है। इसके रीजन वही है। इसीलिए आपको क्या करना पड़ा है कि सेक्शनल टेस्ट और कंबाइंड टेस्ट इतने लगा के जाओ कि आपके जो डाउट्स है वो बहुत कम रह जाए या फिर ना के बराबर रहे। इससे क्या होगा कि फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप ही जो ग्रो करने लग जाएगा और आपका रिजल्ट भी जो है वो बेटर मिलेगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसमें काफी सारे टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं आगे। हम पढ़ रहे थे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जो मेरा वीडियो है वो जाएगा। जैसा मैंने कहा कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं ये सीरीज कंप्लीट होगी, इसमें चीजें छोटी नहीं जाएगी, बाद में कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग इसको। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के अंदर हम लोग आर्टिकल जो 51 है और उसका जो क्या है वहां तक हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में इसके अलावा भी 2 वीडियो और बनाए थे जिसमें मैंने जो समितियां थी वो कंप्लीट करवा दी, जो संवैधानिक समितियां थी, और इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री कमिटीज थी वो, और जो बाकी थी उसके लिए मैंने बता दिया कि मैं बाकी और समय समय पर उनको कंप्लीट करवा दूंगा। हम लोग अब बात करते हैं संविधान का भाग 5 और उसमें जो संघ से संबंधित जो बातें हैं और जो टॉपिक है उनको पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन सी चीजें हैं हम लोग पढ़ते हैं। संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार के कामकाज में प्रावधान है। क्या प्रावधान है कि यह केंद्र स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली और एक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण की स्थापना करता है। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। अध्याय फर्स्ट हम इसमें सारा पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ते हैं अध्याय फर्स्ट जो कार्यपालिका है। कार्यपालिका में कौन कौन सी चीजें हैं वो पढ़ते हैं। इसमें आर्टिकल 52 इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। ठीक है, हम लोग कितना आर्टिकल लेने वाले हैं आज उसका हम लोग इस वीडियो में चर्चा कर देंगे। इसमें जो आर्टिकल 52 है भारत के राष्ट्रपति के बारे में, फिर बाद में 53 है संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, कार्यकारी शक्ति है, उसकी बात की गई है। फिर 54 के अंदर राष्ट्रपति का जो चुनाव है इलेक्शन, उसकी बात की गई है। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है उसकी बात करेंगे।
56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है उसकी बात करेंगे। 57 में पुनः चुनाव के लिए पात्रता क्या है। 58 में है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं क्या है। फिर है 59 में राष्ट्रपति जो है उसकी कार्यालय है इसकी शर्तें क्या है। फिर 60 में है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। फिर बाद में है कि 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या है। 62 के अंदर राष्ट्रपति के पद में रिक्ति बढ़ने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को बढ़ने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। तो ये सारी चीजें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम लोग यही से बात कर लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में जो डिटेल है वो आपको मिल जाएगी। भारत में जो संविधान की प्रक्रिया जब चल रही थी तो आप देखते हैं कि पहले जो औपनिवेशिक काल था उसकी शासन विधियां जो हैं वो भारत के अंदर एक्टिव थी, और उसमें जो ब्रिटेन है तो ब्रिटेन की जो राज्य व्यवस्था थी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर कोई एक नई प्रक्रिया ले। इस पर विवाद भी हुआ कि यहाँ पर जो अध्यक्ष की व्यवस्था है या फिर प्रधानमंत्री का डायरेक्ट शासन है तो वो सही, कई सारे जो विवाद हुए उसके ऊपर डिस्कस हुआ कि इन्हीं को क्यों रखा जाए, इनको क्यों नहीं रखा जाए, तो इनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि जब भारत के अंदर देखा गया कि ब्रिटेन की व्यवस्था है तो उसको हुबहू ना लेके उसमें चीजों को परिवर्तन करके उसके बाद में लिया गया। जैसे वहां पर जैसे देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है और यहाँ का जो राष्ट्रपति है, इसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रपति का पद है उसकी प्रक्रिया वो हम लोग लेते हैं ब्रिटेन से। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चयन की प्रक्रिया है, जो इसके निर्वाचन, जो इसकी चयन की प्रक्रिया है वो हम लोग लेते हैं आयरलैंड के संविधान से। लेकिन अगर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो, उसके ऊपर जो इम्पीचमेंट होता है मतलब महाभियोग, तो महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो कहां से लिया जाता है, तो अमेरिका से। तो तीन चीजें हो गई, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहां से आ रही है, वो आयरलैंड के संविधान से आ रही है, और जो इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया वो कहां से आ रही है, वो आ रही है अमेरिका के संविधान से। पहला, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति है इसका प्रावधान की जो व्यवस्था है वो देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वो मनोनीत ना होकर क्या होता है, चयनित होता है, मतलब इसका निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है इसका मतलब एक जो गणराज्य की परिभाषा है जिसके अंदर कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, एक होता है शासन का अध्यक्ष। तो राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, और वही भारत का प्रथम जो नागरिक है वो माना जाता है। दूसरा, जो शासन का जो अध्यक्ष होता है, शासन का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब भारत में देखा गया कि जो राष्ट्रपति है वो नामात्र का जो है वो प्रावधान रहेगा, और दूसरा जो कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में रहेगी, प्रधानमंत्री के हाथ में। दोनों की जो प्रक्रिया वो देखते हैं कि प्रधानमंत्री को भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चुनाव में मतलब डायरेक्ट निर्वाचन नहीं करते, और इसके अलावा जो राष्ट्रपति है उसका भी डायरेक्ट निर्वाचन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो होता है। हम लोग जैसे प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है उसमें देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो वोट देते हैं और वो बाद में क्या करते हैं, अपनी सरकार बनाते हैं, वो उनकी प्रक्रिया है। लेकिन राष्ट्रपति में देखते हैं तो राष्ट्रपति के लिए एक अलग व्यवस्था की गई है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो निर्वाचित सदस्य है और जो मनोनीत सदस्य है इन दोनों का प्रावधान है, लेकिन मनोनीत सदस्यों को इससे हटा दिया गया। इसके रीजन भी है, यदि मनोनीत सदस्य है तो उसका जो मनोनयन है वो कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। तो हो सकता है कि जिनको वो जो फेवर दे तो फेवर वाली बात आ जाती है, फिर वो तटस्थता की बात नहीं आती है और निष्पक्षता की बात नहीं होती है। तो इसके कई आधार रखे गए। तो उसमें कहा गया कि जो विधानसभाओं से भी, जो विधानमंडल है जिसके अंदर विधानसभा और जो विधान परिषद है, दो व्यवस्थाएं बनाई गई है राज्यों की, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन जो विधान परिषद है वो 6 राज्यों के अंदर है, पहले 7 में थी अब 6 में रह गई। लेकिन जो राज्य है और बाकी उन राज्यों की जब बात करेंगे हम लोग, तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वहां से तो निर्वाचित होते हैं, लेकिन जो विधान परिषद है वहां पर जो मनोनयन का व्यवस्था है वो भी है, और सभी राज्यों के अंदर जो विधान परिषद है वो है नहीं। तो फिर वो जो समानता है वो कहां पर है, इसीलिए इस आधार को छोड़ दिया गया। जो निर्वाचित सदस्य हैं उन्हीं को रखा गया राज्यों के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभाओं से चुनकर आते हैं। फिर इनका जो वोट व्यवस्था है वो रखेगी कि कैसे इनका जो एमएलए का वोट है वो जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है। जिस स्टेट के अंदर जो इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है और निर्वाचन में जो सीटों की संख्या है वो
जो राज्य है, कई राज्यों में ज्यादा है, कईयों में कम है, एक समान नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और आप कम की बात करते हैं तो जैसे सिक्किम वगैरह हो गया वहां। तो जहां पर सीटें ज्यादा होगी तो वहां पर लोग वोट ज्यादा दे रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जो उसके वोट बैंक की जो संख्या है वो भी ज्यादा रहेगी, उसका जो वोट बैंक जो नंबर होगा वो ज्यादा रहेगा। इसी के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि ये तो राज्यों की बात हो गई। इसके अलावा जब हम लोग सेंट्रल लेवल पे देखते हैं तो जो पार्लियामेंट है इसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें दो तो सदन है, लेकिन जब बाकी बात करेंगे तो इसमें राष्ट्रपति भी आएगा सभी, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं केवल वही इसमें जो वोट जो प्रक्रिया है इसमें भाग लेंगे, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के बारे में मैंने बता दिया, निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब है कि इसमें मनोनयन जो सदस्य हैं जो मनोनीत किए जाते हैं उनका दायरा इसमें शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की जब बात करते हैं हम लोग, तो राष्ट्रपति कौन होगा, सबसे पहले इसकी योग्यता का जो आधार है वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। हम लोग इसको पढ़ लेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए एक बार, ताकि हम लोग जो ओवरऑल जो उसकी जो प्रावधान है कुछ बैकग्राउंड है वो तैयार कर देते हैं। जब पहले तो ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो जो लोकसभा के सदस्य है उसकी बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो। लेकिन भारत के नागरिक में एक जो डाउट्स आते हैं कि क्या वो भारत में जन्मा हुआ नागरिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का नागरिक हो, लेकिन वो जन्म उसका चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन उसने अपने देश की नागरिकता त्याग करके अगर भारत की नागरिकता एक्सेप्ट कर ली है, भारत के अंदर वो नागरिक है, तब जाके वो क्या कर सकता है, वो यहाँ जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो लड़ सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि इसकी चुनाव की जो प्रक्रिया इतनी ठप है, मतलब हार्ड है। कैसे? क्योंकि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा जो संसद के दो सदन है उसके टोटल मेंबर में से कोई भी हो सकता है, वो लोग केवल लोकसभा से हो या राज्यसभा से हो, या ओवरऑल जो भी टोटल है उनकी बात की जाती है। कि जो लोकसभा के जो सीटें हैं वो पहले 545 थी, और उसके बाद में जो दो एंग्लो इंडियन जो थे उनको एक संविधान प्रक्रिया के द्वारा क्या किया गया, उनको हटा दिया गया। तो 243 सीटें वो रह गई। इसके अलावा 543 सीटें वो रह गई। इसके अलावा जो आप देखते हैं तो राज्यसभा है, इसमें 245 सदस्य थे, उनमें से हम लोग जो 12 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन करते हैं उनको हटा देंगे तो 233 सीटें बच जाएगी। ये जो सदस्य हैं ये क्या करेंगे, इनमें से 50 सदस्य कोई भी हो सकता है उनमें से लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन को छोड़ के वो अनुमोदन करेंगे। मतलब वो बताएंगे कि भाई हम इस व्यक्ति को या जो ये सदस्य है इसको क्या करेंगे, इसको राष्ट्रपति के लिए हम लोग चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, तो उनके लिए क्या करते हैं, वो अनुमोदन करते हैं। और इसके बाद में 50 रखने के बाद में इन 50 के अलावा बाकी और टोटल सदस्य उनमें से 50 उसको स्वीकृत करें, उसको प्रस्तावित करें कि भाई हम उसको स्वीकार करते हैं जो इनका नाम लिया गया है। तो ऐसे तो इस आधार पर जब देखेंगे तो जो पिछली जो हमारा जो राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ था, तो उसमें 2 मेंबर जोड़े गए। एक जो श्रीमती अभी एट प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू और जो क्या नाम है उनका, यशवंत सिन्हा, तो वो इसमें शामिल थे। तो आप देखते हैं कि दोनों के अंदर या अब ये देखा गया कि इनकी जो वोट प्रक्रिया है वो कैसी थी। हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये है तो इनका कोई विपक्षी दल का या कुछ और रोल रहता है, तो इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है। एक प्रक्रिया देख सकते हैं इसमें, कि इनका जो प्रस्तावक, अनुमोदक और जो प्रस्तावक है वो दोनों प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में ये लोग आते हैं सामने, ठीक है। अब इनके लिए शर्तें रखेगी कि पहले तो ये भारत का नागरिक हो, फिर ये दिवालिया घोषित नहीं हो, ये किसी लाभ के पद के ऊपर नहीं हो, मतलब सरकारी सेवाओं का लाभ ये सरकारी किसी पदों पर ना हो। दूसरा, दिवालिया नहीं हो, मतलब इनके ऊपर कोई कर्जा नहीं हो इसी तरीके से, या फिर न्यायालय द्वारा ये जो दिवालिया घोषित नहीं हो। इसके अलावा
इसमें और कई प्रावधान रखे गए, लोकसभा की सदस्यता बनने की योग्यता रखना हो, ये सारे प्रावधान इसमें रखे गए। अब आप देखते हैं कि जब ये इलेक्शन के अंदर शामिल होते हैं तो इनकी प्रक्रिया है कि जैसे राज्यों के अंदर मैंने बताया कि पहले जो विधायक हैं जो इनको वोट देते हैं उनकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है और फिर टोटल सीटें से उसको मल्टीप्लाई करके फिर बाद में मल्टीप्लाई किसी किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पहला कि एक राज्य है, मान के चलता हूं कि एक अक्ष राज्य है, जैसे राजस्थान की बात कर लेता हूं मैं। राजस्थान में टोटल जो पॉपुलेशन है राजस्थान की वो, दूसरा राजस्थान के अंदर जो विधानसभाओं की सीटें हैं टोटल, जैसे मान लो 200 सीटें हैं, तो टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो सीटों की संख्या है उसमें भाग लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 1/1000 से, 1000 से। तो इससे क्या होगा कि एक जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू निकल के आएगी, उसकी वोट की वैल्यू निकल के आएगी, उससे गुणा करेंगे, टोटल सीटें थी 200, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यूएशन निकल के आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये इस हिसाब से आ गया। अब जिस स्टेट के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं, तो उसकी अगर टोटल सीटों से एक वोट की वैल्यू से, जो एक विधायक की जो वोट वैल्यू है उससे निकल कर अगर टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो काफी सारी हो जाएगी। इसका मतलब जो बड़ा राज्य है उसकी वोट की वैल्यू ज्यादा मिलेगी आपको। दूसरा, इस हिसाब से तो हो गई जो विधानसभा है इसकी। अब बात करते हैं हम लोग जो सेंट्रल पे बात करते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसकी। तो इसमें क्या करेंगे कि जो टोटल जो ये एमएलए की जो वोट वैल्यू थी इसका भाग लगाएंगे, किसमें, जो टोटल जो इसमें भाग लगाएंगे जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके जो सदस्य सीटें हैं इनकी। तो इस हिसाब से बाद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीट है वो निकल के आएगी। जब आप दोनों का कंसीडर करके देखेंगे तो दोनों की वोट वैल्यू सेम निकल के आएगी, आसपास में निकल के आएगी टोटल। मतलब यहां जो सेंटर में है और राज्य की विधानसभाएं हैं, इनकी वोट वैल्यू का जो दायरा है वो आसपास में मिलेगा आपको। ये लोग बाद में क्या करते हैं कि वोट की वैल्यू ऐड होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो इस आधार पर यह रखा गया था। अब इसको वोट कैसे देंगे कि एक प्रक्रिया चलती है कि समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, कि इसका मतलब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। इसी में आपको थोड़ा सा जब ये चीज समझ में आ जाएगी तो बाद में हम लोग आराम से पढ़ लेंगे इसको। समानुपातिक जो प्रक्रिया है इसकी बात रखेगी कि इसको जो वोट देने वाले लोग हैं वो कैसे देंगे। मैं एक एग्जांपल देके दे देता हूं, इसे आपको समझ में आ जाएगा। मैं जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं कि ये प्रेसिडेंट का जो है वो हम लोग मान लेते हैं, ये 3 लोग हैं। मैं इसको सामने लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। कि इसमें जो इलेक्शन का है वो प्रावधान कैसे होगा, आराम से देखिए। मैं मान के चलता हूं कि जैसे 3 लोग खड़े हुए हैं इसमें, या 2 लोग खड़े हुए जो भी है ना, जिनके लिए प्रावधान होगा। अब जितने भी जो सदस्य हैं वो जो वोट देंगे वो मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी व्यक्ति वोट देगा तो वो वोट जो है वो समानुपाती का मतलब है कि इन तीनों को वोट देगा, लेकिन इसमें चॉइस होगी कि वो किसको देगा। दोनों मतलब तीनों को देना पड़ेगा वोट, लेकिन वो अपना वोट पहले प्रेफरेंस के आधार पर किसको रखे, पहले प्रायोरिटी किसको दे। जैसे मान के चलते हैं कि इनको 1 नंबर में उन्होंने रखा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो वाई है इसको मैं कम पसंद करता हूं तो इनको रखा 3 पे और इनको रख दिया 2 नंबर पे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कैंडिडेट आता है, वो मान के चलते हैं उन्होंने इसको 3 नंबर पे रखा, इनको 2 नंबर पे रखा, इनको 1 नंबर पे रख दिया। फिर तीसरा सदस्य आता है, वो इसको 2 नंबर पे रखता है, इनको 1 पे रखता है और इनको 3 पे रखता है। फिर बाद में देखते हैं कि इसको फिर 1 पे रखा जाता है, इनको 3 पे रखा जाता है और इनको 2 पे रखा जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया हम लोग देखते हैं आगे।
अब देख लीजिए, जैसे मान लो ऐसे देते जा रहे हैं, है ना। अब हम लोग एक बार यही कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। भाई चौथा व्यक्ति है, मान लो वो वोट देता है, वो इसको फिर 1 नंबर पे रख लेता है, फिर इसको 3 नंबर पे रखता है, और इसको 2 नंबर पे रखता है। ठीक है, इस हिसाब से प्रक्रिया चलती है। अब देखते हैं कि जैसे अब ये तो हो गई समानुपातिक, मतलब सब वोट दे रहे हैं सारे सदस्य, जो सदस्य वोट देने वाले हैं वो, इस आधार पर ये हो गई समानुपातिक प्रक्रिया। लेकिन अब देखते हैं कि जब हम लोग इनका कैलकुलेशन करेंगे, इनकी गणना होगी, तो कैसे होगी। तो इनके लिए चरण की व्यवस्था की गई है कि अगर पहले चरण में अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो ठीक है। अगर मान लो कि वो पहले चरण में एवरेज देख लेते हैं कि 50% जो वोट है इनका देख लेते हैं एक बार, 50% प्लस 1, अगर इतना वोट किसी को मिल रहा है तो वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय हो जाएगा, मतलब वो राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन देखते हैं कि अब इसमें गणना करेंगे तो पहले करेंगे पहले चरण की, तो इसमें पहले चरण की व्यवस्था करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कि जिस व्यक्ति को पहले चरण के अंदर देखते हैं कि पहले प्रायोरिटी पे किस कैंडिडेट को रखा गया है, जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार था, तो पहले प्रायोरिटी पे किसको रखा गया है। इसमें देखते हैं, जैसे मान लो कि 1, 2 और 3, इसमें 3 लोगों ने वोट दिए, 3 लोगों ने इसको प्रेफरेंस रखा है पहले। इसमें देखते हैं कि इसमें केवल एक ही है, इसमें देखते हैं तो इसमें भी एक ही है। इसका मतलब यहां तो मामला खत्म हो गया। ये अगर पहले प्रायोरिटी में हो गए तो प्रथम चरण के अंदर ये व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन जाएगा, क्योंकि हर एक सीट के ऊपर जो आप देखते हैं, मैंने कहा कि जो उनकी वोट वैल्यू है वो काउंटिंग होती है, वो जिस स्टेट से आता है उस स्टेट की वोट जो वैल्यू है वो काउंटिंग होकर निकलती है, वो जोड़ी जाती है, तो टोटल वोट कितने पड़े और वो देखा जाता है। अब यहां पता चला कि अगर मान लो कि यहां पर कभी मामला ऐसा हो जहां द्वंद्व करने वाला हो, मैं एग्जांपल दे देता हूं, इससे द्वंद्व करने वाला हो तो वो भी आपको प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। देख लीजिए कि वही जो आधार है वो तय कर लेते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब मैं मान के चलता हूं कि इनको 1 नंबर पर रखा गया, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर 1 पर, या फिर 2 पर और 3 पर, ऐसे इनको रखा गया 2 पर, 1 पर, 1 पर और फिर 1 पर और फिर 2 पर, ऐसे, और इनको रखा गया 3 पर, 3 पर, यहां पर 3 पर, और यहां 2 हो गया, यहां 1 हो गया, तो यहां 3 पर हो गया और यहां पर 2 पर, इस हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जो क्रम रखा जाएगा वो 1 में 1 ही आएगा। इसमें फिर आ गया कि 1, 2 और 3, ये 3 बार इनको, मतलब 3 सदस्य ने इनको, इनका प्रेफरेंस है वो ज्यादा रहा है, इनके आधार पर देखते हैं तो इनमें भी, इनमें 2 आ गया और इनमें 1 आ गया। अब देखिए इसमें भी बराबर है, मतलब 3 इसमें भी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, जो इसमें 3 है और इसमें भी 3 आ गए, इसका मतलब इसके अंदर तो है नहीं, तो इसका मामला तो खत्म हो गया यहां पर। अब ये 2 लोग बचे। पहले चरण में यदि दोनों के वोट बराबर आते हैं, ठीक है, तो प्रथम चरण की व्यवस्था के अंदर दोनों के वोट अगर बराबर आते हैं, दोनों का जो प्रेफरेंस है वो इक्वल रखा जाता है, तो फिर बाद में होता है द्वितीय चरण स्टार्ट। समझ रहे, द्वितीय चरण स्टार्ट होता है, और द्वितीय चरण के अंदर बाद में देखा जाता है कि जो इनका जो वोट वैल्यू था इन लोगों में, जो तीसरा है, इसकी वोट वैल्यू ऐड की जाती है यहां से, कि इनको, जो ये व्यक्ति है, इसको इनमें से कितने लोगों ने प्रेफरेंस पहले स्थान पर रखा है, इसमें 1 नंबर में कितनी है, मतलब इन्होंने इनको वोट दिया, तो यहां से जो वोट है वो ट्रांसफर होता है इधर से, इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। समझ रहे, इनका वोट जो वैल्यू है कि जो इन लोगों को देने वाले लोग थे, इनके सदस्य थे, इन्होंने इनको कितनी बार रखा है और बाद में फिर इनको कितनी बार रखा गया, तो इनके वोट इन दोनों में ऐड हो जाते हैं। अगर इसके बाद में भी अगर मान लो कि दोनों की वोट वैल्यू अगर हो जाती है सेम, तो फिर तीसरा चरण आता है, लेकिन ऐसी नौबत बनती कम है।
लेकिन अगर मान लेते हैं कि इनका वोट वैल्यू, इन्होंने इनका 2 वोट लिया और इधर 3 वोट लिया, तो इनको 1 प्लस एक्स्ट्रा हो गया, तो 50% वैल्यू जैसे ऐड हो जाती है तब तक ये प्रक्रिया चलती है जब तक ये जो दोनों में से एक एक्स्ट्रा नहीं हो। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्था डेवलप होती है। ये राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है ये होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। और जब जब निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तो निर्वाचन आयोग के समय इसको और क्लियर कर देंगे, जिसके अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके अलावा जो लोकसभा, राज्यसभा, इसके अलावा जो विधानसभा, विधान परिषद है, इसके अलावा और भी जो इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी जो व्यवस्था है, हम टोटल के हम क्या करेंगे, इलेक्शन जो निर्वाचन आयोग है उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। मैंने आपको बता दिया अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, क्योंकि इसको समझाने में टाइम लग गया है। यहां पर यह बात क्लियर हो गई। देख लीजिए कि भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने एक बार और बताया आपको कि जो राष्ट्रपति है यहां पर गणराज्य गणतंत्र के आधार पर है, क्योंकि जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी के अंदर क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो आप देखते हैं कि झंडा जो होता है 26 जनवरी को वो पहले से ऊपर टंगा हुआ होता है। ठीक है, और जो प्रोग्राम है उसको सेलिब्रेट करते हैं वो। ठीक है, एजुकेशन का काम है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं। और अब जब इनकी शक्तियों की बात करेंगे तो देखते हैं कि ये नामात्र के हैं, और जो शासन का जो आधार है वो प्रधानमंत्री को दिया गया है। उनको जो कार्यकारी जो शक्ति है, वास्तविक शक्ति है, वो प्रधानमंत्री को, और नामात्र की शक्ति इनकी। लेकिन जितने भी काम होते हैं प्रधानमंत्री और जितने भी, वो सारे काम कौन करता है, वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन मैंने बता दिया। राष्ट्रपति अपना अगर त्यागपत्र देना चाहें तो वो किसको दे सकते हैं, उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से दे सकते हैं। एक तो होता है नेचुरल प्रक्रिया, जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, कोई कारण देकर ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, उन पर अगर महाभियोग की प्रक्रिया हो तो वो कैसे लगेगी, वो लगेगी कि जो इम्पीचमेंट की जो व्यवस्था है वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी सदन से उनके लिए वो लगाई जा सकती है, लेकिन कारण संवैधानिक जो व्यवस्था है उसका उल्लंघन करने पर। हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये व्यवस्था कहां से है महाभियोग वाली, तो हमने पढ़ा कि है अमेरिका से आई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें आगे। भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा नागरिक कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका के नामात्र प्रमुख होते हैं, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। इनको तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी माना गया है, जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया है, वो आर्टिकल 61 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, का पालन किया जाता है, और भारत की संप्रभुता और संवैधानिक अखंडता के प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्रपति पद की योग्यता आर्टिकल 58। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष या 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, फिर लोकसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो। जैसा कि हमने पहले बात कर ली। चुनाव और कार्यकाल, चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल। ठीक है, संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो निर्वाचित है केवल वही, मनोनीत इसमें शामिल नहीं है। कार्यकाल 5 वर्ष, पुनर्निर्वाचन पात्र। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर राष्ट्रपति मान लेते हैं कि 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल में वो जो त्यागपत्र लिखित रूप से उपराष्ट्रपति को दे दे, लेकिन वो अगर बाद में अगर मान लो कि वो आते हैं, लेकिन नेचुरल प्रक्रिया के तहत ध्यान रखना इस बात का कि जब नेचुरल प्रक्रिया के तहत यदि वो अपना त्यागपत्र देते हैं तो जो उनके भरने की जो प्रक्रिया है, मतलब उस सीट को भरने की प्रक्रिया पहले होती है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, तो उसकी सीट भरने के लिए 5 साल से पहले ही वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और वो तब तक जब उनका उस सीट के ऊपर बैठने वाला दूसरा कैंडिडेट नहीं आएगा, दूसरा राष्ट्रपति वो नहीं आएगा, तब तक वो प्रक्रिया पे कौन बना रहता है, वही राष्ट्रपति बना रहता है। एक दूसरा ये है कि अगर मान लेते हैं कि राष्ट्रपति उस जगह पे काम कर नहीं रहते हो, मतलब उस जगह अवेलेबल नहीं हो किसी कारणवश से, कोई भी कारण हो सकता है, तो कोई मान लो विदेशी यात्रा पे हो, या फिर कोई बीमारी हो, या फिर और अन्य रीजन हो सकते हैं,
तो उनकी जगह काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति काम करेगा, और वो उनकी शक्तियां उसी आधार पर चलेगी जैसे राष्ट्रपति की चलती है। यदि दोनों नहीं हो तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सीनियर न्यायाधीश है, वो उसमें क्या करेगा? वहां पर बैठेगा। जो मुख्य न्यायाधीश है, यदि मुख्य न्यायाधीश भी ना हो, मतलब राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं हो और वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं हो, तो बाद में फिर कौन बैठ सकता है? तो उसमें जो सीनियरिटी होती है, जो उनके आधार पर जो तय करते हैं, वो व्यक्ति वहां पर क्या करता है? उस कार्यभार को संभालते हैं। जब हम लोग जो निर्वाचन आयोग और प्रेसिडेंट को और पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। वो कितनी भी बार जो है निर्वाचन जो निर्वाचित हो सकता है, मतलब राष्ट्रपति उम्मीदवार बन सकता है। ये प्रायोरिटी नहीं है कि वो एक ही बार तय हो, ठीक है। और जैसे हम जो सबसे ज्यादा की बात की जाती है तो पूर्ण कार्यकाल की बात करते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और फिर बाद में अल्पकाल की बात करते हैं तो फिर उन्होंने जो तीसरा कार्यकाल था वो पूर्ण न करके आधा ही उन्होंने किया, तो वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल थे, ठीक। आगे बात करते हैं शक्ति और कार्यकारी। संवैधानिक संरक्षक है वो, संविधान और कानून का संरक्षक और सुरक्षा और बचाव कार्य, ठीक है। फिर कार्यपालिका, सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर प्रयोग होती है, इनके नाम पर होती है, ठीक है, लेकिन इनको सलाह लेनी पड़ती है, इनका सुझाव जो है वो मानना पड़ता है किनका? मंत्री परिषद का। आर्टिकल 53 में बात की गई है, हम लोग पढ़ेंगे। विधायी, विधेयकों पर सहमति देना, अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है, इसका आप पढ़ेंगे आगे ना। जारी करना आर्टिकल 123 में, जब आर्टिकल 123 पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। वित्तीय, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता, यह आर्टिकल 110 के अंदर है, 110 में। राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, राजदूतों की नियुक्ति करना, उनका स्वागत करना, इनका काम है। सैन्य, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर, आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 2। फिर आपातकालीन, आपातकाल की घोषणा करना, आर्टिकल 352, 356 और 360, ठीक। महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61 के अंदर। संविधान के उल्लंघन के आधार पर, संविधान का उल्लंघन होता है, मतलब संविधान में दी हुई व्यवस्था जो राष्ट्रपति के प्रायोरिटी में रखी गई है, यदि वो उनका उल्लंघन करते हैं तब जाकर उनको ये कहा गया, ठीक है। संसद के किसी भी सदन द्वारा इसकी शुरू की गई प्रक्रिया, ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, ठीक है। महत्व, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक, कार्यपालिका और विधायिका के भी संतुलन बनाए रखना। प्रमुख राष्ट्रपति और ऐतिहासिक तथ्य कुछ पढ़ लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 2 बार लगातार इस पद पर रहे, लेकिन तीसरी बार जो था तो वो अल्पकाल में रहा, ये पूर्णता की बात है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए भाई। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति के रूप में। फिर बाद में प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति के रूप में, ये ठीक। कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद में। लेकिन अगर मान लेते हैं कार्य, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई राष्ट्रपति है वो 3 वर्ष के बाद में अगर उसको छोड़ दे, ठीक है, और बाद में कि वो जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके तौर पर वो समय निर्धारित उसकी व्यवस्था तय की हुई, हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो 5 साल का ही जो कार्यकाल है उनको करना पड़ता है उसको, ठीक है। यदि वो छोड़ दे तो जो नई सीट नई उम्मीदवार आता है वो 5 साल के लिए आता है वो। वर्तमान स्थिति दिसंबर 2025। वर्तमान राष्ट्रपति देखो, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से। विशेषता, यह देश की 15वीं राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला है जो इस पद पर आसीन हुई है। उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 सीधे तौर पर कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कौन सा कहता है? आर्टिकल 52, जो देश में सर्वोच्च पद को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्थापित करता है। जैसे मैंने बताया कि जब गणतंत्र की बात करते हैं तो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, और जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो शासन का अध्यक्ष होता है। तो शासन का अध्यक्ष कौन है? वो है प्रधानमंत्री, और जो गणतंत्र का अध्यक्ष है वो कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कौन है? राष्ट्रपति। इसकी व्यवस्था हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हमने जब प्रस्तावना पढ़ी तो उसमें लिखा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना, वो पढ़ रहे, सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका मतलब व्यवस्था वहां पर की हुई है, ठीक है। जो देश के सर्वोच्च पद को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में स्थापित करता है। हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास निहित होती है, जैसा कि बाद में अनुच्छेदों आर्टिकल 53, 74, 78, ठीक है, में विस्तारित से बताया गया है, जो भारत की संसदीय प्रणाली के भीतर राष्ट्रपति की भूमिका और शक्तियों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, ठीक है।
आर्टिकल 52 के मुख्य बिंदु क्या है? कार्यपालिका की नींव। यह संविधान के भाग 5 में संघ जो टॉपिक है और अध्याय फर्स्ट कार्यपालिका की आधारशिला है, जो आर्टिकल 52 से 78 की ओर ले जाता है। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति राष्ट्र के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक के रूप में कार्य करते हैं, जो एकता और अखंडता का प्रतीक है। फिर नामात्र बनाम वास्तविक शक्ति। नामात्र किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास में। जब यदि कहता है कि आर्टिकल 52 राष्ट्रपति की स्थापना करता है, लेकिन आर्टिकल 74 और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या स्पष्ट करती है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, जिससे प्रधानमंत्री सरकार की जो वास्तविक शक्ति है उसका प्रमुख बना रहता है। आर्टिकल 53 पढ़ते हैं। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव जो पावर है वो इनके पास है, जिसे राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख बन जाते हैं। वे इन शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी शामिल है। हालांकि व्यवहार में यह शक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग की जाती है, क्योंकि उनकी सलाह के द्वारा की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति संविधान के अनुसार सरकार के मार्गदर्शन में कार्य करते हुए शक्ति के औपचारिक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। इसके कुछ प्रावधान है। राष्ट्रपति में निहित कार्यकारी शक्ति, जैसा कि हमने पढ़ लिया, भारत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान, राष्ट्रपति संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान संभालते हैं और इसका अभ्यास कानून द्वारा विनियमित रेगुलेट होता है। अपवाद और प्रत्यायोजन, इस अनुच्छेद में ऐसी कोई बात नहीं है जो राज्य सरकारों या अन्य अधिकारियों द्वारा मौजूद कानूनों के तहत पहले से धारित शक्तियों को राष्ट्रपति को हस्तांतरित करती हो, और संसद राष्ट्रपति के अलावा अन्य अधिकारियों को भी कार्य सौंप सकती है। औपचारिक प्रमुख, राष्ट्रपति कार्यपालिका शाखा के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके पास सभी कार्यकारी शक्तियां होती है। संसदीय प्रणाली, वास्तविकता में राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 में उल्लिखित मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में की सहायता और सलाह पर कार्य करता है, जिससे सरकार पर लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना सुनिश्चित होता है। व्यापक दायरा, यह लेख कानूनों के कार्यान्वयन, नीतियों, प्रशासन नियुक्तियों जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल, इनको कवर करता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है कि ये चुनाव से, इलेक्शन से, मैंने आपको बता दिया है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज, जो मैंने सदस्य बताए थे, जो राज्य विधानसभाएं और लोकसभा और राज्यसभा, इनके जो वोट वैल्यू है इनकी बात की जा रही है, ठीक है, द्वारा किया जाएगा, जिनमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसमें कोई भी मनोरंजन सदस्य भाग नहीं लेता है। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया। अनुच्छेद 54 पढ़ते, इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, मतलब लोकसभा जो पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं, कौन से निर्वाचित, और जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उनकी बात की जा रही है। जिनमें विधानसभाओं की बात की जा रही है, विधान परिषद की बात नहीं की जा रही है। किनसे मिलकर बनता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए राज्य में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जिनका अर्थ है कि इन क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। अगर निर्वाचित सदस्य तब की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइडेड हो गए। निर्वाचक मंडल यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, जिसमें जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, बल्कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद या विधायक, उनको क्या करते हैं? चुनते हैं। कौन वोट नहीं दे सकता? संसद या विधानसभाओं के मनोनीत नॉमिनेट सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। हालिया बदलाव, जम्मू कश्मीर राज्य, ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें निर्वाचन मंडल का हिस्सा बन गए। हालांकि इसे जोड़ने के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जैसा कि दिल्ली और पुडुचेरी के मामले में देखा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की रीति बनाता है। 55 को पढ़ रहे हैं लोग, जिनमें कहा गया है कि चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मैंने आपको बता दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम,
भाई सबको समान रूप से एक विधायक पहले प्रायोरिटी पे, दूसरी प्रायोरिटी पे, तीसरी प्रायोरिटी पे जो वोट देता है उनको बोलते हैं। के तहत एकल संक्रमणीय, मतलब दोनों में अगर वोट बैंक अगर अलग हो जाता है तो तीसरे का वोट निकल के पहले वाले में काउंटिंग हो जाता है दोनों में से, फिर बाद में टोटल कैलकुलेशन होता है, इसके आधार पर वो कैलकुलेशन निकाल के रिजल्ट जारी किया जाता है। ठीक है। सिंगल ट्रांसफर वोट, जो मैंने बताया कि जो तीसरी पार्टी है, मतलब पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा बच गया है उसका वोट बैंक ट्रांसफर होता है। ठीक है। जिनका उद्देश्य राज्य और संसद के बीच एकरूपता और समता लाना है, और यह प्रक्रिया 1971 की जनगणना के आधार पर, डेट ध्यान रखना भाई, ईयर के आधार पर जनसंख्या का उपयोग करती है। 2026 के बाद बदलाव इसका होने वाला है। मुख्य बात है चुनाव की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का विवरण देता है। यह कहां से आता है? आयरलैंड के संविधान से। प्रणाली, यह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, जिसमें सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए अपने जो मतों के मूल्य के आधार पर वोट डालते हैं। मतदान का तरीका, वोटिंग मेथड, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का उपयोग किया जाता है, और चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है, मतलब जो व्यक्ति वोट दे रहे हैं उसको गुप्त रूप से रखा जाता है। ये बताया जाता है कि कौन सा सदस्य किसको पहली प्रायोरिटी पे रखा है, किसको दूसरी प्रायोरिटी पे रखा है, किसको तीसरी प्रायोरिटी पे रखा गया। ठीक है। फिर है एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता और समानता बनाए रखें, ताकि सभी का वोट मूल्य लगभग समान हो। जनसंख्या का आधार, बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या से पिछली जनगणना के आंकड़े जिसे 1971 की जनगणना के लिए लिए जाते हैं, लेकिन यह 2026 के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होगा। वो देखते हैं जब इलेक्शन होगा तब की बात है। संक्षेप में आर्टिकल 55 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। इसमें वोट का तरीका अनुपातिक, एकल संक्रमणीय, गुप्त रूप से होता है, और वोट के मूल्य की गणना शामिल है, ताकि एक निष्पक्ष चुनाव हो सके। भारत में राष्ट्रपति चुनाव इसी प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब जो जिसको ज्यादा वोट मिल गए उसके आधार पर उसका इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसका चयन हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, लेकिन चलो उसमें बाद में बात करेंगे। बता देता हूं कि मान लेते हैं कि टोटल पॉपुलेशन, मान लो एक विधानसभा क्षेत्र है, और विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि जिन लोगों ने ज्यादा वोट दे दिए, जिस व्यक्ति को जितने वोट पड़ गए, तो उसको मान लें कि टोटल, राजस्थान में एग्जाम्पल देता हूं कि राजस्थान के अंदर मान लेते हैं कि एक एक्स टोटल पॉपुलेशन है। उस एक्स पॉपुलेशन के अंदर जो निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जिसके अंदर जो मतदाता क्षेत्र है उस वोटर लिस्ट में उसका नाम है, वो लोग की बात की जा रही है, मतदाताओं की। ठीक है, वो जो वोट देते हैं उनमें भी टोटल वोट में वो, अब कई लोग देते हैं, मान लो कि 80% वोट दे दिए, 20% लोगों ने नहीं दिए, तो उस 80% का 100% निकाला जाता है। उनमें अगर मान लो कि जो 50% प्लस वोट निकाल के ले जाता है, जिनको ज्यादा आता है, किसी को चाहिए 40% वोट ज्यादा मिले, पर जिसको ज्यादा मिल जाता है वही जीत जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव इसी प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है, लेकिन लोकसभा विधानसभा चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, एफपीटीपी प्रणाली आधारित अपनाई जाती है, जहां सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैंने आपको वो बता दिया आपको। एक चुनावी व्यवस्था जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना कि एक राजनीतिक दल को मिलने वाली सीटों की संख्या उसे मिले वोटों के प्रतिशत के लगभग बराबर हो, जिसे विधायिका में हर लेजिस्लेचर में हर छोटे बड़े समूह को उचित प्रतिनिधित्व मिले, और बहुमत अल्पमत का संतुलन बनाए रहे, जिससे मतदाता पार्टी की सूची और उम्मीदवारों की वरीयता क्रम में वोट देते हैं। सीटें पार्टियों को मिलने वाले वोटों के आधार पर बंट जाती है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 56 है, भारतीय राष्ट्रपति के कार्यकाल, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट से संबंधित है, जो कहता है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक पद पर रहेंगे, लेकिन वे उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकते हैं, या संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग आर्टिकल 61 द्वारा हटाए जा सकते हैं, और नए राष्ट्रपति के पद पर सम्मानित पद पर बने रह सकते हैं। इसमें कोई वर्तमान अपडेट नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो मूल चीजें चल रही है वही चल रही है, संविधान प्रावधान है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि और पद छोड़ने या हटाए जाने की प्रक्रियाओं पर परिभाषित करता है। आर्टिकल 56 पढ़ते हैं लोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल, पदावधि, राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपनी अपनी पदावधि है उस पर बने रहेंगे। फिर है त्यागपत्र, वे उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षरित सहित
लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं। राष्ट्रपति को जैसे देंगे तो उपराष्ट्रपति किसको बताएगा, वो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष है उसको बताएगा, ठीक है, उसको वो सूचना बताएगा, किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। मतलब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे रहे हैं, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके। उपराष्ट्रपति वो बात जैसे उनके पास पहुंचती है वो किसको बताएंगे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनको, ठीक है। कारण क्योंकि उनकी योग्यता का जो आधार है राष्ट्रपति का, वो बनने का आधार है वो लोकसभा के मेंबर की योग्यता रखते हो इस आधार पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना तुरंत लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देंगे, ठीक है। महाभियोग राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। पद पर बने रहना, अपनी पदावधि समाप्त होने पर भी राष्ट्रपति तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक कि उनके उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 की बात करते हैं, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन री इलेक्शन की पात्रता से संबंधित है, मतलब वो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकता है। जिसके अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुका है या कर रहा है वह संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए पद के लिए दोबारा चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा। इसमें कोई कार्यकाल सीमा नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो 3 बार चुनाव, क्योंकि 2 बार पूर्ण कार्यकाल और एक अल्प कार्यकाल के रूप में रहे। आर्टिकल 57 का सार क्या है, समरी ऑफ आर्टिकल 57, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के या उसके ऊपर रहा है या रह चुका है फिर भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। कोई कार्यकाल सीमा नहीं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति के कार्यकाल की संख्या पर कोई रोक नहीं लगाता जिससे वह कितनी भी बार चुनाव लड़ सकते हैं, अमेरिका के विपरीत, क्योंकि अमेरिका में जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। दूसरा, वो अधिकतम 2 ही बार चुनाव लड़ सकता है और अमेरिका की धरती पर जन्मा हुआ व्यक्ति जो अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करता है वही चुनाव लड़ सकता है, जबकि भारत में इससे अपोजिट में चाहे कहीं भी जन्मा हुआ व्यक्ति हो लेकिन भारत की नागरिकता होनी चाहिए वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। यह प्रावधान के अधीन है। यह पात्रता अन्य सभी संवैधानिक शर्तों जैसे नागरिकता, आयु, लाभ का पद न होना आदि के अधीन है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति चुना जाता है तो फिर छोड़ देता है और वह कुछ वर्षों के बाद फिर से चुनाव लड़ सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 2 पूर्ण कार्यकाल किए और फिर एक छोटा कार्यकाल, कुल मिलाकर 3 बार राष्ट्रपति पद पर संभाला। तो ये भी डेटा ध्यान रखना भाई, ठीक है। या फिर वो बोल रहे भाई 3 पूर्ण कार्यकाल किए थे, तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या है, जैसा हमने बता दिया पहले, देख लेते हैं। फिर भी कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह क्या नहीं होगा, देखते हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए पहला। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पर पूरी कंप्लीट कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य हो, या राष्ट्रपति का दे सकता है, ठीक है, सॉरी वो या उपराष्ट्रपति का दे सकता है, ठीक। और या फिर जो क्या नाम है, राज्यसभा का जो मेंबर, राज्यसभा का सदस्य है या सभापति है उसकी बात कर सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात कर सकता है, या यहाँ पर लोकसभा की जगह राज्यसभा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आगे पीछे करके। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, उक्त सरकारों में से, मतलब स्थानीय सरकार जो भी है, किसी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। इस बात का भी ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो होता है वो किसी संसद के किसी भी सदस्य का, मतलब संसद का सदस्य नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। संसद का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जो है वो नहीं होता, ठीक है, दोनों सदनों में से किसी का भी नहीं होता वो। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का पद धारण वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, या संघ या किसी राज्य का मंत्री है। आर्टिकल 59, राष्ट्रपति का कार्यकाल की क्या शर्तें हैं, पढ़ते हैं इसमें। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि सदस्य के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे उस सदन में अपनी सीट उस तारीख से खाली मानी जाएगी, ठीक है, जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ वो पद ग्रहण करता है, लेकिन वहां देखेगा कि अगर वो अप्लाई कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखना, वो आवेदन कर, वो नहीं, पद ग्रहण करता तब की बात है। राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रपति अपने आधिकारिक आवासों का उपयोग बिना किराए दिए के हकदार होगा, मतलब जो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं उसका कोई किराया उनको देना नहीं पड़ेगा।
और संसद द्वारा विधि निर्धारित किए जाने वाले ऐसे पारिश्रमिक भत्ते या विशेषाधिकार के भी हकदार होंगे। उनको जो भी सर्विस अलॉट की जाती है, जो भी सेवाएं दी जाती है, उन सभी की बात की जा रही है। जनता के संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता तब तक वह दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट ऐसे पारिश्रमिक की वेतन और भत्तों की बात हुई है दूसरी में, और तीसरी में उनकी शपथ की बात हुई है। भत्ते और विशेषाधिकार के हकदार होंगे क्योंकि दूसरे में प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री है इनकी बात नहीं हुई है, जो महान्यायवादी वगैरह है उनकी बात, ठीक है। तीसरे के अंदर में जो दूसरी अनुसूची थी उसको बता दिया कल। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों की कमी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 59 पढ़ते हैं कि प्रमुख प्रावधान क्या है। सदस्य का निषेध। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जैसा हमने पढ़ा, यदि कोई सदस्य राष्ट्रपति चुना जाता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से अपनी सदस्यता छोड़ देगा जिस पद के ऊपर पहले था। लेकिन अगर वो कहे कि अप्लाई नहीं कर सकता, अप्लाई कर सकता है, लेकिन पद ग्रहण जैसे ही वो राष्ट्रपति के रूप में करता है तो वो पिछला पद हट जाएगा उसका। लाभ के पद का निषेध। राष्ट्रपति को अन्य लाभ का पद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट धारण नहीं करेगा, मतलब सरकारी सेवाओं में वो नहीं रहेगा। कुल मिलाकर बात की। आवास और भत्ते। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन के उपयोग का हकदार होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार है उसका भी जो अधिकार होगा। और जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक दूसरी अनुसूची में उल्लिखित उसके भत्ते मिलते रहेंगे। वेतन में कमी नहीं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 60 पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। प्रत्येक राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाला, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में या उनकी अनुपस्थिति में, यदि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है तो सीनियरिटी के आधार पर जो मुख्य न्यायाधीश होता है जिनको पद दिया जाता है, ठीक है, अनुपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश की उपस्थिति में निम्नलिखित रूप से शपथ या प्रतिज्ञा लेगा, वो हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। अर्थात किस नाम से, जैसे मैं, जो भी व्यक्ति है, राष्ट्रपति अपना नाम बोलेगा, राष्ट्र ईश्वर के नाम पर शपथ लेता है। अपोजिट गंभीरता पूर्वक प्रतिज्ञा करता है, करती हूँ कि मैं भारत के राष्ट्रपति के पद का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा या करूंगी और अपनी सर्वोत्तम क्षमता से संविधान और कानून का रक्षा और बचाव करूंगा या करूंगी तथा भारत की जनता की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा या करूंगी। यह शपथ लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। शपथ में ईश्वर शब्द के प्रयोग। अब जो ऐतिहासिक कुछ चीजें धारित है उसको पढ़ते हैं, कुछ जो डिस्कस हुआ था उसको लेके। शपथ में ईश्वर शब्द के प्रयोग का विरोध करते हुए, किसमें, संविधान सभा में, एक सदस्य ने तर्क दिया कि सर्वव्यापी ईश्वर का आह्वान करना, मतलब उसको उनके बारे में बात करना, उनको स्वीकार करना, आह्वान करना अनावश्यक है। इसके बजाय उन्होंने आग्रह किया कि शपथ भारत की जनता के नाम पर ली जानी चाहिए जैसा कि आयरिश संविधान से निर्धारित है। मसौदा अनुच्छेद को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। प्रस्तावक ने कहा कि संविधान मानव निर्मित और अपूर्ण है, इसीलिए परिपूर्ण ईश्वर का नाम संविधान में नहीं घसीटा जाना चाहिए। एक सदस्य ने अपने हितों और परिवार के उत्थान को बढ़ावा न देने की प्रतिज्ञा को शामिल करने की वकालत की कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को केवल किताबों में लिखे सिद्धांतों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि वास्तविक जीवन में भी लागू करना चाहिए। मसौदा समिति के अध्यक्ष, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि ईश्वर शब्द को शामिल करने का उन्होंने समर्थन किया, जबकि अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया ऑप्शन तो उन्होंने इसको जो समर्थन था इसको स्वीकार नहीं किया। ऐसा ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या किया, समर्थन स्वीकार किया। उनका मानना था कि इससे धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यह स्पष्ट किया गया कि शपथ में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। शपथ लेने वाला व्यक्ति केवल नैतिक दायित्वों में बंधा होता है। राष्ट्रपति को ईश्वर के नाम पर या अन्यथा शपथ लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ईश्वर को शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और विधानसभा ने, जो संविधान सभा उसकी बात है, 27 दिसंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद को इसको अपना लिया गया, ठीक है। फिर आर्टिकल 60 कंप्लीट हो गया। 61 की बात करते हैं हम लोग।
राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना हो, ठीक है, तो आरोप संसद के किसी भी सदस्य द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा कोई आरोप जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक, कौन सी कंडीशन है देखते हैं। ऐसे प्रभाव लगाने का प्रस्ताव एक संकल्प में निहित है जिसे सदन के कुल सदस्यों में से कम 1/4 सदस्यों द्वारा, टोटल सदस्यों में से 1/4 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना के बाद कम से कम 14 दिन के अंतराल पर, ध्यान रखना यहां पर, संकल्प प्रस्तुत करने के उनके इरादे की सूचना दी हो, ठीक है, 14 दिन का है। ऐसा प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो, ठीक है। जब संसद के किसी सदन द्वारा ऐसा आरोप लगाया गया तो दूसरा सदन, आरोप जो लगाया गया था मतलब एक सदन के सदस्य ने आरोप लगाया और वो जो टोटल सदस्य उन्होंने कहा, तो दूसरा सदन क्या करेगा, उसकी जांच करेगा या जांच करवाएगा तथा राष्ट्रपति को ऐसी जांच में उपस्थिति होने, ध्यान रखना, जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा, इस बात का ध्यान रहे। यहां पर जो ऑप्शन है वो बनाता है, यहां ऑप्शन बनाता है, ध्यान रखना। यदि जांच के परिणाम स्वरूप सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, हर एक सदन जो होता है, सबकी बात की गई, दोनों सदनों की बात की गई, जिसमें आरोप की जांच की गई हो या करवाई गई हो और यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, तो ऐसे प्रस्ताव का प्रभाव राष्ट्रपति को उस स्थिति से उनको अपने पद से हटना होगा जिस स्थिति को वो प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक। संविधान सभा ने 28 दिसंबर, अगर मान लो कि यहां से इनको हटा दिया गया, मान लेते हैं कि इनको यहां से हटा दिया गया, तो अब जो नया पद है वो सीट भरनी हो तो वो कितने दिन में होना चाहिए, तो 6 महीने के भीतर उनको क्या करना पड़ेगा, वो सीट उनको भरनी पड़ेगी। तब तक कार्यभार कौन संभाल सकता है, तो वो उपराष्ट्रपति वहां संभाल सकते हैं, ठीक है। या उपराष्ट्रपति अपने पदभार पर उस जगह नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो पदभार संभालते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ व्यवस्था है, बताएंगे पढ़ेंगे। संविधान सभा ने 28 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 50 जो दिया हुआ था, मसौदा पर बहस शुरू हुई और इस मसौदे पर प्रक्रिया निर्धारित की गई और जिसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। इस हम कब की बात कर रहे हैं, हम संविधान सभा वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो व्यवस्था थी 1950 में, उस टाइम की बात है। इस संबंध में एक संशोधन पेश किया था कि शक्ति को केवल निचले सदन लोकसभा में ही दी जा सके। संशोधन के प्रस्ताव ने तर्क दिया कि वो सदन राज्यसभा जिसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या मनोनीत होते हैं के विपरीत लोकसभा वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करती है और महाभियोग प्रक्रिया करते समय इस बात पर विचार किया जाना महत्वपूर्ण था। एक अन्य सदस्य ने राष्ट्रपति के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपने की इच्छा व्यक्त की, जैसा कि अमेरिका संविधान में प्रावधान है। सदस्य ने तर्क दिया कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश द्वारा करना अधिक उचित होगा, न कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा। इसके अलावा जांच में तथ्यों, साक्ष्यों और स्वीकार्यता और अन्य कानूनी पहलुओं से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे जिनका निपटारा मुख्य न्यायाधीश जैसे न्यायपालिका के सदस्य द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यह संविधान में जो डिस्कस चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत को साधारण बहुमत से बदलने का प्रस्ताव भी था। इस संशोधन को बहुमत प्रस्तुत करने वाले सदस्य का मानना था कि 2/3 बहुमत लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। यह बहुमत एक बहुत कठोर मापदंड है, इसे महाभियोग प्रस्ताव पारित करना कठिन हो जाएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने उपरोक्त सभी संशोधनों का जवाब दिया। पहले संशोधन पर उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति का आचरण निचले और ऊपरी सदनों दोनों सदनों के लिए चिंता का विषय है, इसलिए केवल निचले सदन को ही महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देना उचित नहीं है। दूसरे संशोधन पर उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश को जांच की अध्यक्षता करने के लिए बुलाने में कोई समस्या नहीं है। इसका प्रावधान सदनों की कार्यप्रणाली में किया जा सकता है और इसे संविधान में संशोधन करना आवश्यक नहीं है। तीसरे संशोधन पर उन्होंने तर्क दिया कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपरीत महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति को शर्म
नैतिक पतन और उनके सार्वजनिक करियर के विनाश से जोड़ता है। इसलिए महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की उच्च शर्त निर्धारित करना आवश्यक था। अगर कोई पूछे आपसे कि क्यों ऐसा किया गया, तो इस आप कमेंट इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये यहाँ पर तर्क दिया गया है, तो आप किसका आधार ले सकते हैं? संविधान सभा में जो डिस्कस हुआ था उसका आधार। ठीक है, मसौदा अनुच्छेद को मामूली संशोधन के साथ अपना लिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपीचमेंट संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को हटाने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। प्रस्ताव पर पूरे सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए हर एक सदन के अंदर। संविधान का उल्लंघन का मतलब क्या है? अस्पष्ट परिभाषा है इसकी। संविधान का उल्लंघन शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह व्यापक रूप से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रति की गई गंभीर अवहेलना या उसके विरुद्ध किसी कार्य को संदर्भित करता है। आधार क्या है इसका? आर्टिकल 56 का सब क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज बी से जुड़ा है, जो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर हटाने का प्रावधान करता है, और आर्टिकल 61 इसकी प्रक्रिया बताता है। इसमें क्या है? हटाने का प्रावधान बताता है आर्टिकल 56 का सब क्लॉज 1 तो उसका सब क्लॉज बी, लेकिन इसकी प्रक्रिया कहां बताता है? 61 में। ध्यान रखना इन दोनों का भाई, यहां से माइनर मिस्टेक हो सकती है। यहां से महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल 61 आरोप संसद का कोई भी सदन, जैसा कि हमने दोनों की सदनों की बात करी, संविधान के उल्लंघन का आरोप लगा सकता है, और इसके लिए सदन के कुल सदस्यों कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर और 14 दिन का नोटिस जरूरी है। जांच आरोप लगने के बाद दूसरा सदन उस आरोप की जांच करता है, यह करवाता है राष्ट्रपति को जांच में उपस्थित होने या अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। इसके अपोजिट में ऑप्शन देके वो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। संकल्प, यदि जांच के बाद दूसरा सदन भी अपने कुल सदनों में से कम 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति उसी दिन से पद से हटा दिए जाते हैं। आर्टिकल 62 लास्ट है, राष्ट्रपति के पद में रिक्त बढ़ने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति बढ़ने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। मैंने इसकी चर्चा पहले कर दी है, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण रिक्ति को बढ़ने के चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। मतलब उनका जो कार्यकाल पूरा हो रहा है 5 वर्ष का, उससे पहले उसको क्या किया जाएगा? भरा जाएगा। यह प्रक्रिया पहले से स्टार्ट होती है ताकि समय खराब नहीं हो और पद के ऊपर व्यवस्था चलती रहे। राष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्याग पत्र, पदच्युति मतलब अपने पद से हटना या किसी अन्य कारण से रिक्ति होने पर, मतलब पद खाली होना, रिक्ति होने की तिथि के बाद यथाशीघ्र तुरंत रूप से जैसे किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक विलंब के बिना, ठीक है, चुनाव आयोजित किया जाए और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के प्रावधानों के अधीन रहते हैं। ध्यान रखना, अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की पूर्ण अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा। आर्टिकल 62 की मुख्य बातें क्या हैं? पढ़ते हैं। नियमित रिक्ति, टर्म एक्सपायरी, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है तो नया चुनाव कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए ताकि पद खाली ना रहे। आर्टिकल 62 सब क्लॉज 1 के अंदर व्यवस्था में ध्यान रखना इस बात का। आकस्मिक रिक्ति, सडन वैकेंसी आ जाती है, कोई भी रीजन जो हमने पढ़ा है इसमें। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, इस्तीफा दिया जाता है, पद से हटाया जाता है, महाभियोग जिस कारण खाली होता है, तो रिक्ति की तारीख के 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। आर्टिकल 62 का सब क्लॉज 2। एक तो नेचुरल प्रक्रिया थी जो 5 साल का कार्यकाल होता है पूरा, और उसके तहत क्या होता है कि वो पहले ही प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और इसमें कंडीशन 6 महीने की है। दोनों का ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन बनते हैं और यही हमको क्या करते हैं, वहां फंसाते हैं। यही प्रैक्टिस करनी होती है अपने को, और जहां दिक्कत होती है उसको क्या करना है, हमको एक्स्ट्रा ऐड कर लेना होता है, बार बार पढ़ना होता है, रिविजन करना होता है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल, रिक्ति को भरने के लिए जो व्यक्ति चुना जाता है, ठीक है, जो नए राष्ट्रपति के उम्मीदवार है, वह अपने पद ग्रहण की तारीख से पूरे 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा, न कि केवल बची हुई अवधि के लिए। आर्टिकल 62 और सब क्लॉज 2 में पढ़ लिया। भारतीय संविधान राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से 62, ठीक है, प्रश्न दिए गए, प्रश्न पढ़ लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या जो राष्ट्रपति वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और ये भी 2 फिर है, कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? आर्टिकल 53। राष्ट्रपति जो चुनाव में निर्वाचन मंडल शामिल होता है, जिसमें कौन कौन से शामिल होते हैं?
लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो। ऑप्शन देख लेते हैं, संसद या राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य, गलत, मनोनीत इसमें शामिल नहीं होंगे, ये गलत हो गया। निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो राज्यसभा दोनों के, ठीक है, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है ये। सांसद, विधायक, राज्यपाल ये शामिल नहीं होते। नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष मतदान, गलत है ये, क्योंकि ये तो अप्रत्यक्ष है। आंसर ये। भारतीय राष्ट्रपति को शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय मुख्य न्यायाधीश, आर्टिकल 60 में शपथ का विवरण दिया गया। मुख्य न्यायाधीश की अनुपलब्धता की स्थिति में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति, जो वरिष्ठता का क्रम है वो एज का क्राइटेरिया नहीं है उसमें, ठीक है, अनुभव के आधार पर जो वरिष्ठता है वो दी जाती है। राष्ट्रपति कितने समय के लिए पद धारण कर सकता है? 5 वर्ष के लिए, आर्टिकल 56 में। आर्टिकल 61 किस प्रक्रिया से संबंधित है? जो इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मुख्य योग्यता क्या है? आर्टिकल 58 में यह है कि वह लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही नागरिक, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए और लोकसभा के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब इनके सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए? 6 महीने के भीतर, आर्टिकल 62 के तहत। और 56 के तहत क्या होती है? वो जो प्रक्रिया मैंने बताई पहले। कौन सा अनुच्छेद चुनाव विधि एकल हस्तांतरण मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का निर्णय करता है? 55 में एकल संक्रमण, मतलब एक से दूसरे में जा रहा है, एक से हट के दूसरे में जा रहा है, तो मैं इसे याद कर लेता हूं 55 जो है वो, क्योंकि दोनों में सेम है, एक से हट के दूसरे में जा रहा है इसलिए, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोड बना सकते हैं। क्या राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कितनी बार? आर्टिकल 57 में दिया हुआ है, जब तक वो बन सकते हैं तब तक। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो बाकी हम लोग आगे बात करेंगे, जो उपराष्ट्रपति का भी यहाँ से सिस्टम स्टार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कहा कि हम आर्टिकल के कंप्लीट आर्टिकल करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग देखो चीजें समझते भी जा रहे हैं, जो समझाने में टाइम लग रहा है तो आप ये मत समझिए कि मैं आपको समझाने रहा हूँ, समझाने में समय लगता है। इसके अलावा जो मैं चीजें बताता हूँ डिटेल के साथ बताता हूँ। और फिर राष्ट्रपति जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसका एक वीडियो लेकर आएंगे जो हिस्ट्री से लेकर कंप्लीट तक एक बार और बता देंगे। टोटल डेटा हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। आपको और चीजें समझनी है, मैं सारी चीजें इसमें समझा दूंगा। वीडियो पूरा देखा करिए। और जनरल स्टडीज के जीके का क्वेश्चन हो, कोई भी हो, पॉलिटिक्स से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा इनसे बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम लोग इतनी व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। अगर मान लो टोटल क्वेश्चन 20 पूछता है किसी एग्जाम में, तो आप इतना मान के चलिए कि 18 से 20 क्वेश्चन के बीच में टच कर जाएगा। यहाँ कोई क्वेश्चन ऐसा रेयर कंडीशन में जो यहाँ से आउट कोई ऐसा बना दिया गया हो तो वो एक अलग बात हो सकती है, कुछ नई चीजें डाल देते हैं। बाकी जो 99% चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि जो चीजें मैंने पढ़ाई है वो अभी मैंने छोड़ी है, नहीं, अभी मैं उनमें और ऐड चीजें करूंगा। मैंने कहा कि एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर जितने टॉपिक कंप्लीट हो गए उन सभी का एक समरी करके आपको डाल दूंगा कि जो चीजें पहले नहीं थी उनमें आप उनमें टॉपिक वाइज ऐड कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। और जैसा भी आपको किसी को टेस्ट सीरीज लेनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, आप कमेंट करिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको देखिए, मैं इसमें जल्दीबाजी वाला मामला इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अपने व्यू और लाइक के चक्कर में इनको शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं। ये सब मेरे पास भी ऑप्शन है, मैं एक ही मैराथन के अंदर पूरा पॉलिटिक्स खत्म कर सकता हूं आराम से। या फिर एक जो वीडियो आता है मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें मैं ऊपर की चीजें कुछ चीजें समझा एक वीडियो में समझा दूंगा और दूसरे के अंदर केवल पढ़ाकर चला जाऊंगा। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो इसको डीपली और गहराई से पढ़े ताकि यहाँ पढ़ने के बाद में उसको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इस आधार पर हम लोग आप हमारे एकेडमी में वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। आप वहां पर साइन अप करेंगे पहले और उसके बाद में जो एनरोलमेंट है वो जो नंबर आपको मिलेंगे वो लॉगिन आईडी वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, टेस्ट सीरीज में जाओगे और करंट अफेयर डेली के मैं डालता हूं तो आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलता है आपको। संडे को नहीं मिलता है लेकिन मंडे को वो चीजें कंप्लीट हो जाती है।
इस आधार पर पूरा वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। और जहां पर कुछ चीजें रह जाती है, मान लेते हैं आगे पीछे रह जाती है, आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये चीजें रह गई है, तो मैं वो चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है, चीजें समझा भी दूंगा। और कुछ चीजें बोलने में आगे पीछे हो जाती है डेटा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू।